शुरू करें? यस मैम। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सो 3 तरह के सर्किट्स आई थिंक आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा प्योर रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है सर्किट में, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा प्योर इंडक्टिव, जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, प्योर इंडक्टिव। एंड थर्ड आपने पढ़ा होगा प्योर कैपेसिटेटिव, कैपेसिटेटिव या कैपेसिटर। आपने 3 सर्किट पढ़े हैं। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। एक रेजिस्टेंस लगा होगा और एक एसी का सोर्स लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर लगा होगा और एक एसी का सोर्स लगा होगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा और एक एसी का सोर्स लगा होगा, ठीक है। सो हम मानते हैं, मान लीजिए जो एसी सोर्स है वो हमें किस तरह की पोटेंशियल दे रहा है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर भी सेम ले लेते हैं, V इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। मैं कंपेयर करके आपको चीजें जल्दी रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तीनों में हम लोगों ने एक ही सोर्स लिया है, एक ही तरह की वेव ली है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। सो यहाँ पर प्योर रेजिस्टेंस में जो करंट होता है, मान लीजिए आपके पास ये पोटेंशियल है और इसमें कुछ करंट जाएगा, जो करंट और पोटेंशियल होता है वो सेम फेज में होता है। ये आपके पास करंट है सपोज, इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल, सेम फेज। फेज कहां से पता लगता है, ये एंगल से पता लगता है, ओमेगा टी। यहाँ पर करंट की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो यू कैन सी ओमेगा टी सेम है। तो दोनों जो इक्वेशंस है वो सेम फेज में, करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में। अगर आप प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केसेस में करंट लैग करता है बाय 90 डिग्री, पोटेंशियल से 90 डिग्री वो लैग करता है, पीछे रहता है। सो आई का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, पाई बाय 2 का। और प्योर कैपेसिटेटिव के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है पोटेंशियल को बाय पाई बाय 2। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। समझ में आ गया? अगर मैं ड्रॉ करूं प्योर इंडक्टर के लिए तो मान लीजिए ये आपके पास करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल पाई बाय 2 फेज आगे है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि करंट पाई बाय 2 फेज पीछे है। सो आप पोटेंशियल कहाँ दिखाओगे, ऐसे 90 डिग्री। ये आपके पास पोटेंशियल हो गया। अगर यहाँ पर देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन किधर लूं, इधर ले लेती हूँ, क्योंकि करंट पाई बाय 2 फेज आगे है तो यहाँ पर पोटेंशियल बना देते हैं, ये 90 डिग्री आगे हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। एक चीज और आई थी, अगर मुझे निकालना है आई नॉट वी नॉट में रिलेशनशिप, तो आई नॉट क्या है यहाँ पे, वी नॉट बाय में आर। यहाँ पर आई नॉट क्या आएगा, वी नॉट बाय में एक्स एल। यहाँ पर आई नॉट क्या आता है बेटा, वी नॉट बाय में एक्स सी। एक्सएल क्या है, लाइक रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास जहाँ रेजिस्टेंस का काम है वहां यहाँ कैपेसिटी सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, यस ऐसे बोलोगे आप, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है आपके पास, 2 पाई एफ। एल क्या होता है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एक्ससी। एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय में ओमेगा सी। ओमेगा अगेन आपके पास क्या होता है, 2 पाई एफ, और सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। क्लियर है सबको? यहाँ पर जो रेजिस्टर का काम होता है सर्किट में, वहां यहाँ पर एक्सएल का काम होता है और यहाँ पर एक्ससी का काम होता है। अगर ये बात सबको क्लियर है तो थम्स अप कीजिए बेटा। अभी देखिए, अगर आपको वेव फॉर्म्स बनानी पड़े, आप कैसे बताओगे कि पाई बाय 2 फेज आ गया, पाई बाय 2 फेज पीछे? तो मैं थोड़ी सी 3 आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि जब हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं तो आपके पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाती हूँ, सॉरी मैं अगर ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो ग्राफ कैसे आएगा आपके पास, टाइम के साथ पोटेंशियल का, मान लीजिए ये टाइम है, सो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे चलेगा। और करंट इसके साथ सेम फेज में है, तो करंट का ग्राफ बनाऊं अगर मैं इसके नीचे ही, तो कैसे बनेगा, डिट्टो ऐसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है। समझ में आया? यानी इसका मैक्सिमा
इसके मैक्सिमा के साथ अलाइंड है, इस तरह। अच्छा, पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो पीक वैल्यू होती है ये होती है पीक वैल्यू वी नॉट। यहाँ पर पीक वैल्यू क्या है? आई नॉट। यहाँ आई नॉट कर लो, ये करंट हो। क्लियर है सबको? और अगर मैं इंडक्टर वाला, प्योर इंडक्टर वाला ग्राफ बनाऊं, वहां आपको पता है v इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया था देखो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लैग कर रहा था, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की वैल्यू आई है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। सो अगर मुझे इसका बनाना तो पहले तो मैं पोटेंशियल का ही बना लेती हूँ। पोटेंशियल का मेरे पास क्या है? ये बन गया, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया v, यहाँ पर ये इसका v नॉट हो गया। ओके, अगर मुझे करंट का बनाना है तो मुझे अगर पाई बाय 2 फेज पीछे दिखाना है, तो पाई बाय 2 फेज पीछे कैसे दिखाऊंगी? यहां से दिखाऊंगी ऐसे। जैसे इसका जो मिनिमा है ये इसका मैक्सिमा हो गया, ठीक है, इसका जो मैक्सिमा है ये इसका मिनिमा हो गया, इसका जो मिनिमा है ये इसका मैक्सिमा हो गया, ऐसे चलता है, ठीक है। और यहां जब इसका ये नीचे आ रहा है, ये आएगा यहाँ पे, ये मिनिमा है, ये आएगा ऐसे, इस तरीके से। मतलब कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे? पाई बाय 2 का। पाई बाय 2 पीछे आप दिखा रहे हो तो नीचे से शो करते हो, पाई बाय 2 अगर आगे दिखा रहे हो तो ऊपर से शो करते हैं। जैसे अगर मैं थर्ड वाला बनाऊं, थर्ड वाला आपके पास क्या है? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, ठीक है, और करंट आपके पास i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। सो इसका आप कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर शो करें, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने सेकंड वाला, यहीं पर बनाते, छोटा बना देती हूँ थोड़ा सा अलग कलर में, और इधर बना रही हूँ। मान लो ये मैंने दिखाया आपको पोटेंशियल के लिए इस तरह, ठीक है, और अगर मुझे करंट के लिए दिखाना है तो करंट अब इससे लीड करता है। लीड कैसे करेगा? जब इसका मिनिमा है तब उसका मैक्सिमा आ जाएगा, यहां से करंट स्टार्ट करेगा इस तरह। यानी जब इसका मैक्सिमा है तो इसका मिनिमा जा रहा है, इसका मिनिमा है तो इसका मैक्सिमा जा रहा है, उल्टा हो गया सारा, ठीक है। क्लियर है सबको? इस तरीके से मैम ये है एक थोड़ा सा। बार ये वाला बता दो। कौन सा बेटा? मैम थर्ड। थर्ड। आप देखो, जब आप पहला पहला वाला जो ड्रॉ कर रहे हो ना, साइन v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अब आपको ऐसे बनाना, आपको पता है कि एक जो वेव होती है ना उसके 4 हिस्से होते हैं, ऐसे कर, ये t बाय 4, ये t बाय 4, ये t बाय 4, ये t बाय 4, टोटल ऐड करोगे तो t बन जाता है। मैम स्क्रीन स्टक है। नहीं नहीं, सही चल रही है बेटा, मैम ठीक है। ठीक है। यस सो मैम अभी मेरा हो रहा है। बनाना है करंट के लिए, तो पाई बाय 2 फेज आगे है। सो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 0 है, यहाँ पर 0 होता है ना, उस समय पर करंट क्या होगा? पाई बाय 2 आगे होगा, तो पाई बाय 2 आगे यहां से दिखाते हैं, ये पोजीशन होती है, ठीक है। ये ऊपर से बनेगा, जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तब ये 0 है, नीचे अगर पीक वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है तो 0 है, मतलब उल्टा हो जाएगा सारा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी सारी कहानी, अब आपने जो पहले पढ़ लिया, ठीक है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पता होना चाहिए। और फेजर डायग्राम्स जो हैं वो आप लोगों ने लास्ट क्लास में बनाए होंगे ना? यस। एक बार ग्राफ वाला दिखा दो स्क्रीनशॉट। यस बेटा। सो ये पूरा जो चीज आप कर चुके हैं, वहां छोटे छोटे डेरिवेशन है, किरचॉफ लॉ लगता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर्किट में इंडक्टर लगाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ, रेजिस्टर लगाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ, कैपेसिटर लॉ लगाओ, सॉरी कैपेसिटर लगाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ, एंड डेरिवेशन करो, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सेपरेटली पूछ लेना। अब आगे चलते हैं आज की क्लास में। अब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, पहले करेंगे एलआर, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे सीआर। एलसी सर्किट आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं पढ़ सकते, वो अलग से पढ़ना पड़ता है, वहां ऑसिलेशन वगैरह आते हैं। तो एलआर और सीआर, तो सबसे पहले हम एलआर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एलआर सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो एक इंडक्टर बना देते हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, और इसको हम
एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कहानी सबको क्लियर है। अब हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ भी पोटेंशियल दिया है, लेट्स से रैंडम v इज इक्वल टू कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी पोटेंशियल दिया है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस, मतलब फंक्शंस की फॉर्म में। यहां से कुछ करंट जा रहा होगा, वो ले लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस और ये हो गया इंडक्टेंस। ठीक है, डन। अभी एक बात बताओ, सर्किट के अंदर जो है पोटेंशियल है ये ड्रॉप करेगा ना, यहाँ पे जब भी इन सर्किट एलिमेंट्स में जाएगी ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पर कितना ड्रॉप कर जाएगा? VR। यहाँ पर मान लीजिए कितना ड्रॉप कर गया? VL। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम दोनों की इक्वेशन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे VRT और एक हम लिखेंगे VLT। सो मुझे करंट पता है और रेजिस्टेंस में मुझे ये पता है कि पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मेरे पास पोटेंशियल जो बन रहा होगा वहां पे वो बनेगा V नॉट, उसकी सम कोई ना कोई पीक वैल्यू होगी, V नॉट R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनटू में साइन ओमेगा टी सेम रख लिया। लेकिन जब इंडक्टर में वो आएगा तो इंडक्टर में मुझे पता है कि करंट क्या करता है? लैग करता है। करंट पाई बाय 2 पीछे होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो अगर ये साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज जो है इससे पाई बाय 2 आगे है, राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें जो पीक वैल्यू आएगी V नॉट C इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। C नहीं, सॉरी L आएगा। ओके, ये बात रखेंगे याद, क्या कि इंडक्टर में करंट लैग करता है पाई बाय 2 से। तो करंट का पहले ही मुझे पता था एंगल ओमेगा टी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल उससे पाई बाय 2 आगे ही होगा। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस में सेम होगा। अब यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड वैल्यू है, मान लीजिए उसकी कुछ पीक वैल्यू है V नॉट, आगे मुझे नहीं पता क्या है, उसकी पीक वैल्यू है V नॉट। ठीक है, सो ये जो V नॉट L और ये जो V नॉट R है, इनका कॉम्बिनेशन V नॉट बनना चाहिए। याद है आपको ये चीज? जैसे ये अगर दोनों आपके पास है पोटेंशियल, तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास नेट पोटेंशियल बनना चाहिए। अगर मैं नेट सॉल्व करने लग जाऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। SHM के तरीके होते हैं जिसमें आपके पास ये साइन फंक्शन है, एक और साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM हमको सॉल्व करना पड़ता है। सो उसमें ना जाके एक और दूसरा तरीका है कि हम अपनी पीक वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। सो पीक वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे? अब जो इसकी पीक वैल्यू है और जो इसकी पीक वैल्यू है उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए V नॉट, बट वो डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो VR है प्लस V नॉट R प्लस में V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट। ये चीज जो है ये गलत हो जाती है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इनको फेजर कैलकुलेशन आती है। फेजर कैलकुलेशन में पहले फेजर कैलकुलेशन जब करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके एम्पलीट्यूड्स को सॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड को हम कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर्स की तरह ऐड करते हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, वेक्टर एडिशन ऑफ पीक वैल्यूज कर लो, पीक वैल्यूज। अब हम वेक्टर एडिशन करेंगे, ये तो गलत है, तो वेक्टर एडिशन करेंगे कैसे? यहां पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस, चलो करंट है, मान लो करंट की डायरेक्शन ये हो गया, एक रेजिस्टेंस था एक इंडक्टर था, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल सेम फेज में है, सो मैंने इसी के साथ दिखा दिया V नॉट R। और मेरे पास इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है बाय पाई बाय 2, यानी उसका जो पोटेंशियल है वो करंट से पाई बाय 2 आगे होगा। सो मैंने उसका पोटेंशियल दिखा दिया इधर V नॉट C। अब एक बात बताओ, इनका जो वेक्टर एडिशन होगा इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, ये हो गया आपके पास V नॉट, जो आपके उस कैलकुलेशन के अंदर है, मतलब जो ये वैल्यू है इसमें जो ये V नॉट है ये वेक्टर एडिशन के। अब ये सर्टेन एंगल फाई है, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? दीपांशु? यस बेटा। मैम एक सीरीज में जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है मैम, वो एम्पलीट्यूड ऑफ EMF के बराबर नहीं होगा? सीरीज में जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो
एम्पलीट्यूड के बराबर यस मैम। नहीं। देखो जब EMF आप के इनके amplitude। कॉम्बिनेशन, देखो आप एक नॉर्मल सर्किट की बात करो जिसमें 2 या 3 रेजिस्टेंस आपके ड्रॉप करता है पोटेंशियल, ठीक है। मान लो आपके पास ये हो गया, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और यू हैव सम पोटेंशियल 10 वोल्ट हेयर। तो एक्चुअली क्या होता है, 10 वोल्ट इसमें 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 टूट रही होती है ना। इसमें मान लो चली गई 6, इसमें चली गई 2, इसमें कितनी हो जाएगी 2, टोटल 10 वोल्ट बनती है। तो पूरा जो टोटल है वो तो आप निकालोगे एसएचएम के कॉम्बिनेशन से। अभी मैं सिर्फ पीक वैल्यू पे बात कर रही हूँ। इसकी पीक वैल्यू और इसकी पीक वैल्यू मिलके इसकी पीक वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना इसमें साइन फंक्शन है, कोस फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको पीक वैल्यू का एक एग्जांपल लिया है। मैम इन्होंने बोला है कि इनका सम ईएमएफ के बराबर होगा। ईएमएफ क्या होता है बताओ, व्हाट इज ईएमएफ? पोटेंशियल डिफरेंस ये ईएमएफ हो जाता है मैम ना हमारा। जो एक्चुअल वी है बैटरी का हाँ, बिना सम, करंट के। यस, वी के बराबर होगा। क्लियर है दीपांशु? मैम Yes, वो जो ma'am। ग्राफ अभी आपने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था वो उसे वापस से कर दीजिए एक बारी। देखिए, सबसे पहले तो करंट की एक डायरेक्शन लेनी, ठीक है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है वो सेम फेज में होता है। सो वी नॉट आर मैंने आई के साथ ही दिखा दिया, और इंडक्टर में पोटेंशियल π/2 आगे होता है। सो मैंने इससे π/2 आगे कर दिया ये। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी नॉट बनेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे हैं, उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट वी नॉट सी का स्क्वायर प्लस में वी नॉट आर का स्क्वायर, सॉरी वी नॉट आर, सी लिख रही हूँ मैं इसको, एल, एल वी नॉट एल। लेट मी कंप्लीट इट, फिर मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, ठीक है। वी नॉट आर वी नॉट एल, बीच में ब्रेक करोगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ना हम मान के चल रहे हैं, तो वो चीज आप डिस्टर्ब कर जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो एक बार कंप्लीट होने दो, फिर डाउट्स लेते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ से आपके पास देखो वी नॉट आर का स्क्वायर एंड वी नॉट एल का स्क्वायर, ये लिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट का स्क्वायर। स्क्रीन विजिबल है? यस अरिबा? मैम ये ग्राफ नहीं आया समझ। साफ नहीं आया। देखो हमने बात करी कि करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर। तो रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इसमें पोटेंशियल आएगा वो इसके साथ सेम फेज में रहेगा। तो जो इसकी डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन मैंने दिखा दी। वो फेजर डायग्राम है, आपने ऐसे ही किए होगे लास्ट क्लास में कि जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपने पोटेंशियल दिखा दिया। अब जब आप इंडक्टर में जा रहे हो तो इसमें पोटेंशियल करंट से π/2 फेज आगे होता है। तो ये मान लो अगर करंट है तो इससे π/2 फेज आगे कर दिया आपने, समझ रहे हो? करंट जो है, मैंने क्या बोला अभी, करंट आगे बोल दिया। मैंने बोला कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में करंट से यस पोटेंशियल π/2 फेज आगे होता है। सो करंट की एक डायरेक्शन मैंने सेट कर ली, ये सेट कर ली, ठीक है। रेजिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में आएगा, इंडक्टर में π/2 आगे पोटेंशियल चला जाएगा और कैपेसिटर में π/2 पीछे चला जाएगा। ये तीन चीजें, रेजिस्टेंस के साथ करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, इंडक्टर के साथ करंट और पोटेंशियल का सेम रहेगा। इंडक्टर में करंट के आगे होगा पोटेंशियल π/2 एंड कैपेसिटर में करंट से पीछे होगा पोटेंशियल π/2। मैम बस चला कि वो जो हमारा एल है वो ज्यादा आगे है π/2 और वो वाला पीछे है। क्या चीज पीछे? मैम मतलब आपने लिखा हुआ है ना कि जो इंडक्टेंस है वो π/2 आगे है, तो मतलब उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि वो π/2 आगे है और वही आगे है? हो सकता है रेसिस्टेंस आगे हो। नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो आपने याद ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक आपने इंडक्टर लगाया, एसी सोर्स से आपने कुछ करंट दौड़ा दिया, ठीक है। करंट मैंने देख लिया कि करंट है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मुझे पता है कि इसका क्या फेज है, ऑलरेडी पता है मुझे। तो इसका मैंने एक डायरेक्शन ले लिया, सपोज ये डायरेक्शन है। अब रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल आएगा उसका और इस करंट का फेज जो है वो बराबर होता है। तो डायरेक्शन मैंने फेजर डायग्राम में ऐसे ही करते हो ना। फेजर डायग्राम क्या होता है बेटा? फेज में रिलेशनशिप दिखाता है।
सो अगर ये आप करंट का इधर ले रहे हो और पोटेंशियल का इसके साथ सेम फेज है, तो इसी की डायरेक्शन में आप पोटेंशियल दिखाएंगे। इंडक्टर में पोटेंशियल करंट से π/2 आगे हो जाता है, ठीक है। सो ये डायरेक्शन आपने ऑलरेडी सेट की थी इनिशियल फेज की, तो उससे π/2 आप आगे लेके जाएंगे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं। क्लियर है? मतलब मैम आप कह रहे हो कि जो इंडक्टेंस होता है वो हमेशा π/2 आगे ही रहेगा। यस, इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल करंट से π/2 आगे रहेगा। ये फैक्ट आप प्रूव कर चुके हो पिछली क्लास में कि इंडक्टर में करंट लैग करता है। लैग मतलब पीछे रहता है पोटेंशियल से π/2, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है पोटेंशियल से π/2। समझ में आया? मैम बहुत Okay. सारे बच्चों ने लिए नहीं है ना संडे की क्लास, इसलिए पूछे जा रहे हैं। अच्छा चलो, अभी क्लियर हो गया। लैग और लेकिन lead मैम आपको क्लियर याद हो गया अब। रखना पड़ेगा। नहीं This is मैम आज तो ली थी, लेकिन मेरे को मतलब दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि वो फिक्स ही होगी वो बात, इसलिए। फिक्स है बेटा। इंडक्टर के केस में लैग करेगा करंट, और कैपेसिटर के केस में लीड करेगा करंट टू द पोटेंशियल। मैम इसके लिए तो पूरा सेटअप करना पड़ेगा अगर पता लगाना है तो। पूरा सेटअप करना पड़ेगा, अभी ये याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन सीधा इसी फैक्ट से होंगे। अभी मैम करंट आपकी ये लैग समझा और रही थी। सॉरी लैग बोल रही हूँ, लीड और लैग जो है इसको ध्यान रखो। लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे। एक डायरेक्शन सेट कर लो। मैं बोल रही हूँ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में है, तो सेम डायरेक्शन दिखा दिया। मैंने बोला इंडक्टर में पोटेंशियल π/2 फेज आगे होता है, तो इस डायरेक्शन से π/2 आगे चले जाओ। कैपेसिटर में फेज करंट का π/2 आगे होता है, मतलब उसमें पोटेंशियल π/2 पीछे होता है। तो ये करंट है, तो इससे पोटेंशियल π/2 पीछे कैसे दिखाओगे? नीचे की तरफ दिखाओगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे बात बताओ, जब आपने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टर जब स्टडी करेंगे, सो आपने I0 की वैल्यू प्योर रेजिस्टेंस के केस में क्या लिखा? V0/R लिखा, ठीक है। पीक वैल्यू क्या आती है? V0 इक्वल्स टू I0R। यहां पर मेरे पास रेजिस्टेंस में पीक वैल्यू क्या है? V0R। तो इसकी जगह मैं अगर पुट कर दूं I0R, तो कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना? I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस में, जब आप प्योर इंडक्टर की बात करते हो, जब आप प्योर इंडक्टर की बात करते हो, तो I0 की आप वैल्यू क्या लिखते हो? V0 बाय में XL। अब यहाँ पर I0 तो है, लेकिन V0 पीक वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? V0 L। दिस इज इक्वल टू I0 XL, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया I0 का स्क्वायर XL का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब ये है पूरा सर्किट का, पूरा जो आपका सर्किट है। जब प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ रेजिस्टेंस था। जब आप प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हो तो सिर्फ आपके पास XL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब आप प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हो, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। जब आप फुल सर्किट कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं, LC, तो वहां पे रेजिस्टेंस जैसा रोल प्ले करता है इंपीडेंस। तो यहाँ आ जाएगा I0 का स्क्वायर इंटू में Z स्क्वायर। Z क्या होता है आपके पास? इंपीडेंस। जब आप स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो ये मत लगाओ, यहाँ क्या आ गया आपके पास? इंपीडेंस। तो ये इंपीडेंस इज इक्वल, इंपीडेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया? R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। सो Z की वैल्यू कितनी आ गई? √R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। ये अब आप याद रखेंगे, जब LR सर्किट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जैसा रोल कौन प्ले करता है? इंपीडेंस। और इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है? √R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर। XL आपको पता है कि क्या होता है? क्या होता है? ओमेगा L, ठीक है। अब इसी डायग्राम को थोड़ा मैं XL और R में आपको बना के दिखाती हूँ। देखो V0R है, V0R की जगह I0R पुट कर दूं, मैंने पुट कर दिया I0R। V0L की जगह मैं पुट कर दूं I0 XL, मैंने पुट कर दिया I0 XL। अब I0 दोनों तरफ है, मैंने हटा दिया। जैसे ये वाला था, ये बन रहा है V0 की जगह मैंने पुट कर दिया I0 Z। तो I0 अब रब कर देते हैं। सो मेरे पास क्या बन गया? यहाँ से XL, R और Z, इनके बीच में एक डायग्राम बन गया, और ये एंगल था फाई। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि √XL स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर
इज इक्वल टू जेड ही बनेगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब यहां से एक चीज देखो, मेरा ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन मैंने ये लिया था, जब मैंने कॉम्बिनेशन लिया एलआर सर्किट का, तो उसमें जो पोटेंशियल आया या उसमें जो इम्पिडेंस आ रहा है वो 5 फेज से आगे है करंट से, है कि नहीं। करंट देखो, करंट को रेजिस्टेंस अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाह रहा था और जो इंडक्टर था वो अपनी तरफ लेके जाना चाह रहा था, तो कहीं बीच में कोई उनका डील हुई और ये एंगल 5 पर आके सेट हो गया। यही है, आई बात समझ में? यस। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में थे तो एक ही डायरेक्शन में दिखाए, लेकिन इंडक्टर के केस में पोटेंशियल π/2 आगे होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो करंट π/2 पीछे होता है, वन एंड द सेम थिंग। सो ये मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा ना तो ये रिजल्टेंट π/2 फेज आगे जा पाया, ना वो करंट की डायरेक्शन में रह पाया, वो किसी सर्टेन फेज फाई से आगे है। कितने फेज से आगे है? फाई से आगे है। तो फाई हम कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल के अंदर? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल, और ये क्या है, आर। ये ट्राइंगल में आप पैरेलल, ये चीज पैरेलल ना, ऐसे इधर आ जाती है एक्सएल, तो पी बाई बी, सो एक्सएल बाय में आर। तो जब भी आपको फेज निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला जो डायग्राम है मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, जो आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। एक तो ये डायग्राम याद होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ये डायग्राम याद होना चाहिए, और एक जो मैं अभी लिख रही हूँ ये याद होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स एक्सएल बाय में आर। क्लियर है भाई सबको? यस। अच्छा ये बताओ, एलआर सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल है वो करंट को लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? मैम लैग। पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल क्या कर रहा है, करंट को लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? मैम लीड कर रहा है लीड कर रहा है बाय फेज 5। 5 एंगल से। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। आगे चले। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। मैम पीछे वाली स्लाइड दिखाना। नहीं लीजिए, आप लिख भी लीजिए ओवरऑल चेक। देखो एक चीज सेट कर लो, जैसे इंडक्टर में आपको पता है करंट लैग करता है, तो एलआर कॉम्बिनेशन में भी करंट लैग करेगा, सिंपल, याद रह जाएगा ना। ऐसे इंडक्टर में लैग करता है तो एलआर कॉम्बिनेशन में भी लैग करेगा। यहाँ पर स्टक हो गई है। एलआर कॉम्बिनेशन में करंट लैग्स ओवरऑल पोटेंशियल बाय फेज 5, पोटेंशियल बाय फेज 5। क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें निकालनी है। सो आपको सर्किट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, इंडक्टर दिख रहा है, एसी सोर्स दिख रहा है, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपिडेंस, पीक करंट और आईटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए, क्या होती है वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस की, एक्सएल। क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा आपको देखो एसी सोर्स में ओमेगा दिख रहा है कहीं पे, ओमेगा टी, ये क्या है, ओमेगा 100 पाई, ओमेगा 100 पाई हो जाएगा। 100 पाई इनटू में एल की वैल्यू दे रखी है आपको 2/पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना बन गया 200। अच्छा यूनिट क्या होती है बताओ, यूनिट मैम ओम। यस ओम। डायमेंशनली भी आप सोच सकते हो, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सेम यूनिट आएंगी, जेड की भी ओम है, आर की भी ओम है, एक्सएल की भी ओम है। तो यहाँ से आपके पास 200 ओम आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। इम्पिडेंस का फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है इम्पिडेंस का फॉर्मूला? Z is equal to root yes, XL स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, सो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा रूट 200, ये आ गया ओम। क्लियर है सबको? सेकंड हो गया। अच्छा हमने क्या निकाला, हमने निकाल दिया इम्पिडेंस ही निकाला ना, ठीक है। अब निकालते हैं पीक करंट। ओवरऑल सर्किट के लिए पीक करंट कैसे निकालोगे, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाय में जेड, यही होगा ना। पूरा जो पीक वैल्यू है उसके लिए वी नॉट
बाय में जो पूरे के लिए रेजिस्टेंस जैसा काम कौन कर रहा है, इम्पिडेंस। सो वी नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 200 और जेड की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज जेड, अभी निकाला है √2 × 200। 200। सो वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 एम्पियर, पीक करंट हो गया। अब आईटी मुझे बताओ, एक बार सॉल्व करो, आईटी बताओ क्या आएगा, एवरीवन प्लीज ट्राई इट, आईटी निकालो। व्हाट इज आईटी, डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। एक्सेल वाला जो था अभी क्या, एक्सेल आर और जेड वाला, या फिर आपके पास जो पहला डायग्राम किया ये वाला, इससे पता लगेगा ओवरऑल पोटेंशियल लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, हिंट दे दिया है। रियल आई नॉट का हो गया ना, आई हमारा अलग हो Yes. गया, आई नॉट मैक्सिमम करंट। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए। अरे बोल रही थी क्या? नो मैम। आप तो करके आए हो ना ये क्वेश्चन ममता, .707 क्या 1/√2 सॉल्व कर दिया। वन बाय रूट टू साइन 100 पाई माइनस पाई बाय 2, 100 पाई माइनस पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4, यस पाई बाय 4। मैम 1/√, sin 100 पाई t माइनस पाई बाय 4। यस, सो आई टी आपको पता है कि ओवरऑल सर्किट में जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये मेरे पास Z आया था, यहाँ मेरे पास एक्सेल था, यहाँ मेरे पास R था, ये एंगल फाई से इम्पिडेंस आगे था। सो इसको हम सॉल्व करते तो ये एक्सेल, तो पहले तो मुझे कितना फेज आगे है कितना फेज पीछे है वो दिमाग में होना चाहिए। एलआर सर्किट में मुझे पता है दूसरा डायग्राम क्या बन रहा था मेरे पास, यहाँ पर आ रहा था V0L और यहाँ पर क्या आ रहा था V0R, ठीक है, और इनके बीच में ये आ रहा था V0। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ओवरऑल जो करंट है वो फेज फाई से पीछे है, ओवरऑल पोटेंशियल ये बना, इससे करंट कितना पीछे है, फेज फाई से पीछे है। तो फेज फाई निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो टेंजेंट फाई इस वाले डायग्राम से आप निकालोगे, टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा P/B, यानी एक्सएल बाय में R। एक्सएल की वैल्यू आप अभी सॉल्व कर चुके 200, बाय में R कितना है, वेयर इज R 200। सो ये तो 1 आ गया, 1 यानी कि 45 डिग्री, राइट। सो फाई आपके पास आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे लिखना है I at some time t, this is equal to peak value for whole circuit, वो निकला V0/Z यानी 1/√2 into sin ओमेगा टी, तो सेम ही रहेगा 100 पाई टी, माइनस में फेज, क्योंकि करंट लैग कर रहा है ओवरऑल पोटेंशियल से, ये है ओवरऑल पोटेंशियल, ये जो ये आपको फेज दिख रहा है ये है इसका फेज, इससे करंट लैग कर रहा है बाय फेज फाई। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 45 डिग्री, मतलब π/4। किस किस का करेक्ट था, हैंड रेज कीजिए बेटा। कोमल, वेरी गुड कोमल, किया मेधा। आदर्श समझ आ रहा है या नहीं बेटा, अभय बोलिए, कुछ डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं बातें तुम लोगों को। माइनस क्यों किया, आप इस डायग्राम में देखो ना बेटा, करंट का डायरेक्शन ओवरऑल आपका ये है जो हमने स्टार्टिंग में लिया करंट का डायरेक्शन, और ये जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है ये ओवरऑल पोटेंशियल बता रहा है। ये पोटेंशियल करंट से फाई आ गया, मुझे करंट की इक्वेशन लिखनी है। पोटेंशियल की वैल्यू तो मुझे उन्होंने ऑलरेडी दे दी, जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो उन्होंने फेज मुझे दे रखा है, और मुझे करंट का लिखना पड़ेगा तो इस फेज से पीछे लिखना पड़ेगा, इससे कितना फेज पीछे है वो 5 फेज पीछे है, सो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। देखो मैंने क्या, पहले देखो आपके सर्किट में करंट नहीं दे रखा, आपके सर्किट में ओवरऑल पोटेंशियल दे रखा है। डायग्राम से आपको ये समझ में आता है
कि आपका ओवरऑल पोटेंशियल करंट से आ गया, ये आपका करंट था, इससे आपका ओवरऑल पोटेंशियल आगे बना वी नॉट, सो फाई पोटेंशियल आ गया। तो भाई अगर मैं, मेरा पोटेंशियल ये है, मेरे को ऑलरेडी इसका फेज पता है, तो इससे मैं अगर करंट लिखना चाहूँ तो करंट को मुझे कितना फेज पीछे दिखाना पड़ेगा, 5 फेज पीछे दिखाना पड़ेगा। मतलब ये जो आपको वैल्यू यहाँ मिल रही है ना, वो ये वैल्यू है, तो इससे आपको करंट पीछे दिखाना पड़ेगा बाय एंगल 5, और 5 की वैल्यू आपने टेंजेंट 5 से कोड एक्सएल बाय आर से निकाली, वो आई 45 डिग्री, यानी पाई बाय 4, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। आई बात समझ में? अगर यही मेरे पास ओवरऑल पोटेंशियल नीचे बन रहा होता, मान लीजिए मेरे पास इधर बन रहा होता, तो मेरे पास करंट कितना फेज आगे होता, बाय सम एंगल जो भी मान लीजिए थीटा मान लो, तो मैं वो थीटा की वैल्यू फिर प्लस करती, जो ये वाला मेरे पास वैल्यू दे रखा है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें मैं प्लस कर देती, क्योंकि मुझे पता है मेरा करंट इस गिवन वैल्यू से पाई बाय 2 या जितनी भी वैल्यू, जितना भी थीटा है, जितना भी एंगल है, उससे आगे जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस मैम, आ गया ये वाला। गुड, चलिए अब हम नेक्स्ट सर्किट सॉल्व कर लेते हैं, वीआर सर्किट। बिल्कुल ऐसा सही है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक तो चाहिए मेरे को रेजिस्टेंस, दूसरा मुझे चाहिए कैपेसिटर, और इसको मुझे लगाना पड़ेगा एसी सोर्स के साथ, और ये मैंने इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एसी सोर्स में कुछ भी है, V इज इक्वल टू वी नॉट करके, ऐसे कुछ भी आपको साइन कोस में कुछ भी उन्होंने वेव फॉर्म दी, वेव फॉर्म में इक्वेशन है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल का सोर्स है। तो यहाँ से आपके पास कुछ करंट आया होगा, आई की वैल्यू हमने ले लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसमें आपके पास कैपेसिटेंस सी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोगों ने वो वाला सॉल्व किया था, डिट्टो वैसे ही सॉल्व होगा। तो बताओ सबसे पहले किसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, वी नॉट आर, सॉरी वी नॉट, सॉरी वी टी, नॉट वी नॉट, वी टी की इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, आपको पता है यहाँ कुछ ड्रॉप कर जाएगा जिसको आप वी आर बोल रहे हो, यहाँ कुछ ड्रॉप कर जाएगा जिसको आप वीसी बोल रहे हो, ठीक है। तो वी आर में जब ड्रॉप किया, इसकी कुछ पीक वैल्यू होगी वी नॉट आर, एंड साइन क्या लिखूं, सेम फेज में रहेगा ना रेजिस्टेंस में, तो ये फेज है ओमेगा टी, तो इसमें भी ओमेगा टी रहेगा, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा टी। अगर मुझे लिखनी है, ये मैंने लिखी किसके लिए, वी आर टी के लिए, ये मैं लिख रही हूँ वी सी टी के लिए, तो दिस इज इक्वल टू वी नॉट सी सम पीक वैल्यू इनटू में साइन। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखूं, जो पढ़ के आया है वो बताइए, या ले सकते हो बेटा आप मैम वी नॉट सी साइन ओमेगा टी, सिग्नल दे रखा हो ई इज इक्वल टू ई नॉट करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस, क्या लिखूं, कैपेसिटर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यस, कैपेसिटर में करंट लीड करता है फेज से पाई बाय 2, किसके फेज से, पोटेंशियल के फेज से करंट लीड करता है बाय पाई बाय 2, तो ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2, ये बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास नेट पोटेंशियल ये बनना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फेजर कैलकुलेशन होती है वो मुश्किल रहती है। सो हम लोग क्या करते हैं, पीक वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो पीक वैल्यूज में आपको पता है कि मान लीजिए मेरे पास करंट का डायरेक्शन एक मैंने ले लिया कोई भी रैंडम, सपोज ये आपके पास करंट का डायरेक्शन है, तो अगर मैं वी आर की बात करूं, इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो इसके साथ फेज में रहेगी, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया वी नॉट आर। अब इसमें बताओ ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं, ये आपके पास ओवरऑल करंट है, यस नीचे आएगा, क्योंकि यहां पर आपको दे दिया ओमेगा टी, ठीक है, और मैं लिख रही हूँ पोटेंशियल की वैल्यू। मुझे पता है कैपेसिटर में ये जो करंट है ना, ये पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, अगर मुझे पोटेंशियल की लिखनी है तो इसके फेज में से मुझे पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो मुझे नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा ऐसे, वी नॉट सी। ये बात सबको क्लियर है? कैसे, दोबारा देखो, जब हमने लास्ट टॉपिक किया तो हमने बोला कि यही मेरे पास वहां पर भी करंट की वैल्यू सेम थी ना, और मैं लिख रही थी VLT, तो VLT का मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था ऊपर। मैंने क्यों ऐसे बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा पोटेंशियल है इन इंडक्टर वो करंट से आगे होता है पाई बाय 2, या आप ऐसे बोल सकते हो भाई जो मेरे पास करंट है वो पोटेंशियल से पाई बाय 2 पीछे होता है, ठीक है। अगर मैंने करंट मान लिया था आई इस डायरेक्शन में, तो मेरा पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है उससे पाई बाय 2 आगे होगा ना, तभी तो वो लैग कर रहा है, पोटेंशियल से लैग कैसे कर रहा है, वो पाई बाय 2 पीछे है।
तो इन बातों में कंफ्यूज नहीं हो, एक पकड़ लो, जैसे ऐसे ले लो कि करंट लैग करता है और अब मुझे लिखनी है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है π/2 आगे दिखाओगे ना, तभी तो लैगिंग दिखेगी आपको। अब यहाँ पर क्या होता है कि करंट लीड कर रहा होता है पोटेंशियल को, ठीक है, जो ये ऑलरेडी जो करंट है ये उससे π/2 आगे है, और अगर मैं पोटेंशियल की इक्वेशन लिख रही हूँ तो इसमें से मुझे π/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन है ओमेगा टी वाली, जो ये मैंने ऐसे दिखाई है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन होगी ओमेगा टी वाली। अब इससे पीछे दिखाओगे ना, क्योंकि यहाँ पर पता है आपको कि करंट आगे होता है, पोटेंशियल पीछे होता है। इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है। क्लियर है? यस। अब इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? इसकी जो पीक वैल्यू जो भी आपने सोर्स प्रोवाइड किया है, ये आपके पास हो गया V0। अब ये मान लेते हैं एंगल फाई, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर की तरह, ये जो पीक वैल्यूज है सॉल्व होंगी, रिजल्टेंट निकालेंगे, हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, वेक्टर एडिशन करते हैं। तो V0 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू V0 R का स्क्वायर प्लस में V0 C का स्क्वायर। π/2 नहीं लोगे क्योंकि वो तो पीछे गया है ना, मतलब नेगेटिव में, तो क्या ले? माइनस नहीं लेंगे क्यों? दो वेक्टर्स क्योंकि आपके, देखो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है बी, इनके बीच में 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट आप कैसे लिखते हो? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 90, ऐसे लिखते हो ना बेटा। उसमें नीचे है या ऊपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके इनका मैम। जो रिजल्टेंट है वो ऐसे निकल जाएगा, नीचे दिखा रही हूँ ना फिर मैं, ठीक है। मैम यस मैम कमेंट आप में मेघा का क्वेश्चन है। मेधा, यस मेधा, एक मिनट में देखती हूँ। देखो यहाँ पर भी हम लोग मैग्नीट्यूड्स पुट करते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा, और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ cos 90 इसलिए मैंने लिखा ही नहीं पहले, सो सिर्फ मैं दो टर्म का स्क्वायर करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यस मेधा का क्या क्वेश्चन है बेटा? इसमें करंट लीड करता है, यस ओवरऑल करंट लीड करता है। देखो आप यहीं से देख लो, करंट का डायरेक्शन मैंने ये येलो एरो से दिखाया है, और इन दोनों को मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल पीछे बन रहा है, ओवरऑल करंट 5 फेज से आगे है ना। यस आप ई नॉट भी लिख सकते हो, अगर आप वी, ये जो वी में मैंने कुछ भी लिखा है, अगर आपने ई लेके सॉल्व कर रखा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सारा फिर वी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सारा ई में चलेगा फिर। ओके मैम, थैंक यू मैम। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अब। V0 स्क्वायर इक्वल्स टू V0 R का स्क्वायर प्लस में V0 C का स्क्वायर। सो अभी लिखती, बताइए मुझे V0 का स्क्वायर, ये ओवरऑल सर्किट के लिए, ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस जैसा काम कौन प्ले करता है? इम्पीडेंस। सो यहाँ पर I0 का स्क्वायर Z का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस के लिए मुझे अगर लिखना है V0 R, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर? I0 स्क्वायर R स्क्वायर, V इज इक्वल टू R ही होता है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल कौन कर रहा है? R। यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है? XC का स्क्वायर। सो आप सॉल्व करेंगे, Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस में XC का स्क्वायर, यानी Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XC स्क्वायर। अभी इंपीडेंस की वैल्यू अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग आएगी, रट के मत बैठ जाना। Z की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होती है, CR सर्किट में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होगी। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। सो Z आ गया। अब मुझे क्या निकालना है कि मेरा जो पोटेंशियल ओवरऑल वो कितना फेज पीछे है करंट से, ये ना करंट मेरा ओवरऑल, इस करंट से कितना फेज पीछे है, तो मुझे फाई चाहिए। फाई सॉल्व करने के लिए मैं XC और R की ही जो है मदद लेती हूँ, इसी सर्किट को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। तो इधर मेरे पास क्या था? V0 R, और इधर क्या था मेरे पास? V0 C। इनकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? I0 स्क्वायर, सॉरी I0 R, और इधर क्या लिख सकती हूँ? I0 XC, ठीक है। अब मैं इनको हटा देती हूँ, I0 वैल्यूज हटा देते हैं, सिर्फ X रख लेते हैं, XC और
आर, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? मैम स्क्रीन स्टक है। अच्छा, अभी दिख रहा है बेटा? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है यहाँ से। मैम बस आपके ग्राफ दिख रहे हैं मैम, आपने जो बनाया है ना अभी वेक्टर से वो नहीं दिख रहा। अच्छा, अभी देखो। आपने बस मुझे पेज पता चल- डायग्राम बनाया है। अभी अभी आपने सिर्फ ग्राफ में वी नॉट सी और वी नॉट आर को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। मैम अब सही है। अभी मैं दोबारा बना रही हूँ, देखो दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा ना? नो मैम। क्या हो गया? दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। स्टॉप रिप्रेजेंटिंग, देन स्टार्ट प्रेजेंटिंग। मेरी फोटो स्टक है क्या उसमें? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी दिख रही है बेटा? अभी भी मैम नहीं? स्क्रीन नहीं दिख रही, बस लिख के आ रहा है मैम सिर्फ अवंती का लोगो दिख रहा है। अब दिख रही है। अब दिख गई। एक सेकेंड। हाँ, अभी दिख रही है ना? यस मैम। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या था? वी नॉट आर। यहाँ पर क्या था? वी नॉट सी। इसको आप पुट कर लेते हैं आई नॉट आर, इसको आप पुट कर लेते हैं आई नॉट एक्स सी। सो हम लोग मैम एक्स इसका आर क्या है? छोड़ देते हैं। अभी भी नहीं। मैम क्या हो गया ये? मैम स्टक है। हाँ, मुझे दिख गया बेटा। कमाल हो गया। अब क्लास कैसे आगे बढ़ाई जाए? भाग मत जाना, रुको, सारा एंड करना पड़ेगा। क्लास में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई टीचर आके टीचर से बात करने लग जाए, ठीक है, उसमें मजा आ जाता है ना। ठीक है, जब आपको टाइम फ्री मिलता है। मुझे तो बहुत मजा आता था, मुझे ये होता था कोई आ जाए क्लास में, कोई टीचर को बताने कुछ आ जाए, और मेरे कान ना ऐसे खड़े हो जाते थे बिल्कुल जब यूं पता लग जाए कोई कंपटीशन है, हाउसेस के कंपटीशन है, क्योंकि हमारा उसमें क्या होता था, सभी को ग्रुप में बिठाते थे। जैसे रोज हाउस था, मैं मैम सेम हमारे साथ यही होता है। मैम के एग्जाम में ड्यूटी लग जाती है ना, ये एब्सेंटी पीरियड होता है, तब सारे खुश हो जाते हैं। मैम हम वेट करते हैं कि मैम को फोन आ जाए बस, और जब फोन आए तो इतना लंबा फोन आए। है ना, मजा आ जाता है। बस ऐसे होता है फोन पे बात करें, फोन रखे ही नहीं, मजा आ जाता था सही इसमें में। हमारी मैम तक फोन से बात करते करते बाहर चली जाती है, पूरी क्लास कहती है कि अब मैम बाहर ही रहे, जब पीरियड ओवर हो जाए तब आए अंदर। मैम हमारी फिजिक्स वाली मैम की एक बात बताऊंगी ना, आप बहुत हंसोगी। अच्छा, बताओ बताओ। मैम क्या हुआ ना, वो पढ़ा रही थी, वो नोट्स बनवाती है, सिर्फ चाय वाला आया, बताऊं उन्होंने चौक एक साइड में रखी, चाय लेने गए, सब बच्चे कह रहे हैं ऐसे चाय की एडिक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल, आज तो मैंने भी 3 चाय पी रखी है। मैम मैम की मैम हालत पढ़ाते में पढ़ाते मुंह से बोलना बंद, सीधे वो चाय लेने गई। सही है, बल्ले बल्ले होगी तुम्हारी, है ना? हमारी फिजिक्स वाली मैम ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, पढ़ाएंगी जरूर। पढ़ाएंगे मैम जरूर। आप जैसे पढ़ाती हो ना, यस फिर मैम, मुझे वो फिजिक्स कभी बहुत भी अच्छी अपना लगने लगी। पीरियड किसी भी टीचर को नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मैम हमारी फिजिक्स वाली तो पूरे पूरे दिन ले लेती है हमारे पीरियड। एक दिन यस में चार मैम, चार एक पीरियड। दिन में मैम हमने 5 घंटे से फिजिक्स पढ़ी थी, 6 घंटे में से। ओ माय गॉड, उसमें रहा तो तुमको 10% याद है बस। मैम इलेक्ट्रोस्टैट्स और पढ़ाया लंबे था टाइम तक मैम, क्लास लेते हैं ना, 4 दिन उसमें में फायदा नहीं खत्म। होता, याद ही नहीं रहता। यस मैम। क्लासेस 5 घंटे फिजिक्स पढ़ी है लगातार। अच्छा, चलो ये आज तो कंप्लीट कर पूरे लेते हैं। दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये अच्छा फर्स्ट अच्छा, से लेके सुनो लास्ट सुनो, तक मेरी है। बात सुनो, 5-10 मिनट की क्लास रह रही है, एक क्वेश्चन करेंगे बस, ये स्लाइड पे रिप्रेजेंटेशन रह रहा है मेरा थोड़ा सा, और फिर बातें करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या था आपके पास? आर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स ही आ जाएगा, इनका एक रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आपके पास फाई एंगल से आगे, ये इम्पिडेंस होगा। स्टक है। मैम स्टक है। आज ये पूरा नहीं होने देंगे, मेरा टॉपिक है ना। मैम स्टार्टिंग में भी हुआ, अब एंड में भी हो रहा है। मैम एक बार आप रिज्वाइन कर लो। दोबारा रिज्वाइन करोगे? चलो, यस मैम, आ गई स्क्रीन। मैम अब आ गई। तुम लोगों की प्रेयर्स है ये, क्लास रुक जाए, है ना? ये चल रहा है। नो मैम, समझ में आ रहा था, खत्म ही हो टेंजेंट जाता। फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एक्सएल बाय में आर, ठीक है? सो फाई टेंजेंट इनवर्स
XL बाय में R। सो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें आई हैं जो आपको याद रखनी है। पहला तो ये V नॉट R V नॉट C वाला डायग्राम, इससे आपको ये पता लगेगा ओवरऑल सर्किट में फेज आगे है कि पीछे है पोटेंशियल का करंट से। अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है ओवरऑल उसका फेज पोटेंशियल का करंट से पीछे जा रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि करंट ओवरऑल पोटेंशियल से फाई आगे है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपके पास कैपेसिटर वाला सर्किट होता है तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो ओवरऑल भी आरसी सर्किट में वो लीड ही करेगा बाय वैल्यू 5। क्लियर है सबको? यस यस एक्सी होना चाहिए। यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, एक्सी आएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, फिर हमारी क्लास ही एंड हो जाएगी। मैम एक बारी बस पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ लीजिए बेटा। ओके मैम। तो सवाल पे आओ। अब आपको दिख रहा है आरसी सर्किट है, ठीक है, आपको एक्सी जेड आई नॉट आई टी वी आर टी निकालना है। वी की वैल्यू दे रखी है, ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, करंट की नहीं दे रखी है, पोटेंशियल की दे रखी है। तो सबसे पहले एक्सी, एक्सी तो सिंपल है, वैल्यू बताओ एक्सी की क्या होती है? 1 बाय ओमेगा सी। 1 बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 4 इंटू में सी। सी कितना है मेरे पास? 25 माइक्रोफेराड, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? -6 प्लस 4 कितना हो गया? -2। 100 बाय में 25 4 आएगा। यस 4। ठीक है, पहला सवाल हो गया। इम्पीडेंस क्या होगा? Z इक्वल्स टू अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। XC क्या हो गया? 4 का स्क्वायर यानी 16, R यानी 9, अंडर रूट 25 यानी कि 5। ओ सेकेंड पार्ट हो गया। I नॉट क्या होगा? I नॉट मैम V नॉट की वैल्यू क्या है? V नॉट बाय में Z। V नॉट क्या है मेरे पास? 10 बाय में Z की वैल्यू क्या है? 5। 5 1 जा 5 2 जा 2 एम्पियर होगा। क्लियर है सबको? अब IT क्या? IT स्क्रीन स्टक है। करंट की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले फेज निकालना पड़ेगा ना। करंट मेरा कितना फेज आगे है पीछे? तो आगे होता है पीछे होता है करंट? मैम आगे। आगे। इस पोटेंशियल से 5 फेज आगे रहेगा। सो 5 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? टेंजेंट 5। टेंजेंट 5 की मैम XC बाय R। यस XC बाय में R। ये टेंजेंट 5 आपके पास आ गया XC बाय R। XC बेटा कितना था? 4। R कितना है मेरे पास? 3। सो 5 की वैल्यू बताओ। 53। 53। Yes, सर्किट ma'am. याद है ना? सर्किट बोर्ड ट्राइंगल, ये हो गया 53, ये होता है आपके पास 4, ये होता है 3, ये होता है 5। तो टेंजेंट 5 है ना, P बाय B 4 बाय 3, तो 5 कितना हो गया? 53 डिग्री। सो अब IT अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले I नॉट आप निकाल चुके 2 एम्पियर। साइन सबसे पहले यहाँ देखो, जो फेज ऑलरेडी है पोटेंशियल का वो लिखो 10 टू द पावर 4 T प्लस 30 डिग्री। अब इससे मेरा करंट 53 डिग्री आगे है, तो प्लस में 53, ये 53 डिग्री, ये सबको समझ में आ गया? 30 प्लस 53 डिग्री आएगा बेटा राहुल, 30 भी आएगा। ऑलरेडी जो पोटेंशियल है उससे मेरे पास वो 53 डिग्री आ गया, तो उस फेज उस एंगल से कितना आ गया? 53 डिग्री। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। यस मैम लास्ट वाला समझा दो। लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाले पार्ट के लिए पहले मुझे चाहिए एक पीक वैल्यू ओवरऑल सर्किट के लिए, क्योंकि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन सम फेज आता है। सो आई नॉट मैंने निकाला V नॉट बाय Z करके, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई है 2 एम्पियर, वो मैंने पुट कर दिया साइन। अब जो पहले फेज है पोटेंशियल का, उससे मेरा करंट कितना आगे है? 5 फेज आगे। देखो डायग्राम पे आ जाओ, देखो ये मुझे दे रखा है, ओवरऑल पोटेंशियल मुझे दे रखा है, उससे मेरा करंट फेज 5 पे आगे है। तो इसका जितना भी फेज है, एंगल इसका जो भी एंगल इसका लिखा है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 5, तो आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे करंट की कुछ भी वैल्यू दे रखी होती तो मुझे पोटेंशियल का लिखना होता, तो उसका करंट का जो भी एंगल होता उसमें मैं 5 माइनस कर देती तो मेरे पास पोटेंशियल का आ जाता। तो डायग्राम दिमाग में चिपका के रखो बिल्कुल, ठीक है? क्या कह रहे हो मेधा बेटा? करंट 53 डिग्री से लैग नहीं करेगा, करंट 53 डिग्री से आगे है, पोटेंशियल से आगे इधर है ना, ये आपके पास पीछे है। देखो ओवरऑल पोटेंशियल, करंट आगे है, लीड करेगा। ठीक है,
अब ये हो गया करंट का। अब आते हैं वीआरटी। वीआरटी कैसे लिखोगे? जिसको वीआरटी लिखना आ गया समझ में? मैम आपने सीरीज सीआर सर्किट की स्लाइड शो कर रखी है। क्या कर रखी है? सीआर सर्किट ही है ना। मैम क्वेश्चन की स्लाइड नहीं दिख रही मुझे। अभी दिख रही होगी बेटा। नो मैम नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही? मैम अब दिख रही है। ठीक है, अब सभी के सभी बच्चे वीआरटी में पूरा दिमाग का जितना भी जोर है ना, तुम लोगों ने बॉर्नविटा पी रखा है, तो मुझे बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर आपको छोड़ेंगे। Let me check this question. मैम 8 है क्या? क्या बेटा? मैम 8 है इसका आंसर, मतलब आई नोट वी नोट की वैल्यू। वी नॉट, एक सेकेंड रुकिए, आईटी की वैल्यू निकाल ली ना हम लोगों ने, 2 sin 10 to the power 4। हाँ ठीक है। आप निकाल रहे हो वी आर टी। सो सबसे पहले वी नोट आर की वैल्यू 8 है। आपकी पीक वैल्यू आई होगी 8, और वो नहीं आएगी, वो आएगी वीसी, वीसी में आएगी। अभी मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखो देखो, आपने निकाल लिया I इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन, और क्या आया था आपके पास 10 की पावर 4 टी प्लस 30 डिग्री प्लस में 53 डिग्री, ये आपके पास आया करंट। ठीक है, और आपके सर्किट में आया है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। मैम स्क्रीन स्टॉप है। बस एक सेकंड, मैम आंसर डिस्प्ले नहीं कर रहा, आप जो सॉल्व कर रहे हो। क्या कह रहे हो? आप जो सॉल्व करा रहे हो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ मैं कर रही हूँ, एक बार मैं अपना कैमरा ऑफ करके देखती हूँ। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था ये चीज भी। विजिबल है सबको? नो मैम। नहीं आ रहा। आज तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। यस Yes. गूगल ऑफिस में मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी। मैम खत्म होने के टाइम पे दिक्कत कर रही है। मतलब मैं 5 मिनट क्लास और बची है, 10 मिनट की। हाँ देख लो, तुमको लटका के रखेंगे यहाँ पे। अभी दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। देखो अभी हाथी में, हाँ देखिए, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, और इसमें आपने ओवरऑल जो करंट जा रहा है ना, ये निकाला, ये ओवरऑल करंट निकाला आप लोगों ने जो सर्किट में जा रहा है। इसमें पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? V इज इक्वल टू 10 साइन, V इज इक्वल टू 10 साइन 10 की पावर 4 t प्लस में 53 डिग्री, और सॉरी कितना है 30 डिग्री। इसको देखते हुए हम लोगों ने पहले फेज फाई निकाला, फिर हमने बताया करंट जो है इस पोटेंशियल से फेज फाई आगे होगा, वो 53 डिग्री आया, और ये ओवरऑल करंट की वैल्यू आ गई। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। मैम स्क्रीन स्टॉप क्या है? अच्छा चलो, अब मेरे वर्ड्स जो है वो सुनो आप। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई आपके पास 2 साइन 10 की पावर 4 टी प्लस 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ये ओवरऑल करंट है सर्किट में। ठीक है, डन है यहाँ तक? अब मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल है अब मुझे निकालना है वी आर टी, मतलब मुझे पोटेंशियल निकालना है रेजिस्टेंस में। तो मुझे एक बात बताओ, जो भी आपने अभी करंट की वैल्यू निकालनी है और जो आपके रेजिस्टेंस में पोटेंशियल आएगा, वो सेम फेज में आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। यस मैम आएगा। फेज में आएगा। तो उसके लिए पहली बात तो साइन में जो एंगल आएगा वो डिट्टो आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। 10 की पावर 4 टी प्लस 30 डिग्री प्लस में 53 डिग्री। अब मुझे उसकी पीक वैल्यू चाहिए वी नॉट आर। वी नॉट आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी? मैम 6 आई है। यस, वी नॉट आर हो गया आई नॉट इंटू में रेजिस्टेंस। आई नॉट सर्किट में आ रहा है 2 इंटू में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी दे रखी है 3, यानी आपके पास हो गया 6।
अब इसी तरीके से अगर मुझे VCT निकालना हो तो मैं VCT कैसे निकालूंगी? V नॉट C इंटू में साइन ओमेगा टी 10⁴t प्लस में 30 डिग्री तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मैम मुझे बताओ प्लस में कितना आएगा 53 डिग्री। ये तो मेरे पास करंट का जितना भी एंगल आया वो तो आएगा ही आएगा। अब मुझे पता है कि कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल π/2 क्या होता है, पीछे हो जाता है, लैग तो करता है। मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा π/2 और V नॉट C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा I नॉट इंटू में XC। I नॉट 2 है, XC कितना आपके पास, XC आप लोगों ने निकाला था ना सर्किट में, कितना था 4, यानी आपके पास आएगा 8। जिसका भी 8 आया था वो V नॉट C निकाल रहा था। क्लियर है सबको? ओके मैम। मैम Yes, आंसर ma'am. नहीं दिख रहा आप ये फाइनल जो वाला। लास्ट की दोनों चीजें ना एक बार आप चेक कर लेना नोट्स में, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी कंपोनेंट्स के अंदर आपको पोटेंशियल और करंट लिखना आना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। मैम Okay, ma'am. ओके।